जी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर है और दूसरा इसका नाम है मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो डेफिनेशन इस तरह आएगी कि डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और डिफाइन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसको आपने किस तरह डिफाइन करना है ये आप पहले पढ़ चुके हो, तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टेंस पावर, तो मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर है। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। हाँ जी, सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि जो मेटल्स होते हैं हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो जो डोनेट करने की पावर होती है उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो दोनों तरह से आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अगर आ जाए जी मेटेलिक कैरेक्टर तभी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, और अगर आ जाए जी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। बड़ी आसान डेफिनेशन है, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। आगे इनकी एग्जांपल है, आंखें बंद करके वो जो पुरानी एग्जांपल है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सोडियम है मेटल है, जिंक है मेटल है। सोडियम की एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को दे, क्योंकि इनके पास होता है, बेचारे के पास एक है तो एक ही देगा, इसी वजह से ये केटायन बनेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एबिलिटी 2 की है, कम 2 की है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वैलेंसी है। वैलेंसी आपने ये पढ़ी है कि जितने कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है वो ही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम ऑफ मेटल। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वही इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ मेटल इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये वैलेंसी की डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके ये एग्जांपल आप मेंशन कीजिएगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो ये मैंने नीचे लिख दी है। आगे है जी, जो टॉपिक के नीचे बुक पे है वो ट्रेंड है, ट्रेंड रुझान, यानी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो शुरू वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो ऊपर से नीचे इनका साइज बड़ा होता है, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, तो पीरियड में साइज कम होता है। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। और इसी तरह अगर पीरियड में देखा जाए, पीरियड में साइज कम होता है। कम होने की वजह यह है कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है। तो ट्रेंड में देखिएगा, इन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस होती है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। याद रखें कि एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में बड़ा होता है, और बड़ा होने से न्यूक्लियस का जो फासला है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने से वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा। ठीक है, तो आगे देखें जी, इन पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होने की वजह क्या है कि साइज या न्यूक्लियर चार्ज, दोनों में आप मेंशन कर सकते हैं। इधर मैं छोटा सा लिख देता हूँ कि जो साइज होता है वो ग्रुप में ज़्यादा होता है और न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। ठीक है, इसी तरह इसका नीचे लिखते हैं जी, पीरियड में साइज कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों में से कोई एक रीज़न बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखें जी, जो दूसरा इसका हिस्सा है इस टॉपिक का, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की
आपको समझ लगी होगी क्या है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयंस बनाने की ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना, इसे आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार हो, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। पीरियड में साइज छोटा होता है, थोड़ा सा कहने के थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पीरियड में इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, निकालने के लिए। तो देखें जी, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, यानी इन दोनों का आपस में अब कोई ना कोई रिलेशन है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे, साइज या न्यूक्लियर चार्ज। तो देखें जी, अगर साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस का फासला कम होगा, कम होने से न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, चार्ज होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। देखिए जी, स्मॉल साइज, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, पावरफुल, हाई एनर्जी चाहिए जी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, निकालने के लिए। अगर हाई एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो होगी। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ये हाई है, ये लो है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी होता तो ये क्या होनी थी? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर लो आयनाइजेशन होती तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होना था। ठीक है, जो ब्लू से मैंने लिख दिया, तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन केस ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मैंने इसको नोट की सूरत में आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया गया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो डेफिनेटली साइज बड़ा होगा तो एनर्जी भी कम लगेगी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, डिक्रीज कर रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये ग्रुप को बता रहा है, पीरियड को बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है जी ग्रुप्स को, और ये बता रहा है पीरियड के बारे में। ठीक है, तो इसको मैंने समराइज कर दिया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो आयनाइजेशन की उलट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ये बढ़ेगी ये कम होगी, अगर ये कम होगी ये बढ़ेगी, एक दूसरे के उलट होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पहले समझिए क्या है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पहला सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हो। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू बेरिलियम, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से ये बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप। तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में, 10 और एंड वाले में 2 आ गए। एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को खारिज होने के लिए जो एनर्जी लग रही है जो 899 किलो जूल पर मोल है, 899 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल क्या है कि ये एनर्जी का यूनिट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके लिए लगानी पड़ेगी 1787 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसके लिए 899 यानी 899 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए 1787 एनर्जी क्यों लग रही है, किलो जूल पर मोल एनर्जी क्यों लग रही है, यानी डबल होगी। वजह उसकी क्या है? तो उसकी रीज़न यही क्वेश्चन का आंसर है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है इसका मतलब है प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, बाकी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसको, इसकी अट्रैक्शन को मजबूत कर लेगा, इसके साथ थोड़ा सा कह लें कि जो चार्ज है वो मजबूत कर लेगा। इसी वजह से थोड़ा सा इसको खींचना मुश्किल होता है,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। वो एनर्जी कितनी होगी? 1787 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स दैट कि न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, कि प्रोटॉन न्यूक्लियस या न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा हो जाता है, यानी प्रोटॉन या न्यूक्लियस क्या करता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मजबूती से अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये था जी तीसरा टॉपिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर। आई होप कि इसे भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह जी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है।